स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलो, फिजिक्स 12th क्लास का टॉपिक हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 7। इसमें हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है इस अपनी फिजिक्स का, जो कि मैग्नेटिज्म के लेकर सारी बेसिक चीज़ें हमें देता है इन्फॉर्मेशन। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके आए हैं। हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा। बायो सावर्ट लॉ ने ये बताया कि किसी भी लाइन सेगमेंट की वजह से, छोटे से एक लाइन सेगमेंट को हिंदी में अपन बोलेंगे एक सीधे धारावाही तार के टुकड़े की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बेटा ये पढ़ा कि किसी एक लंबे इनफाइनाइट लेंथ के या फाइनाइट लेंथ के जो वायर होता है या करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है। उसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़े, उस पर न्यूमेरिकल करें। अब आता है सेकंड पार्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब आती बात कॉइल क्या होता है। देखो, कॉइल का मतलब होता है कुंडली। अगर मैं सर्कुलर कॉइल की बात करता हूँ तो एक तार का ऐसे पतला घेरा, उस घेरे को क्या बोलते हैं? कॉइल। अब जैसे कॉइल मैंने ऐसे एक, मान लीजिए एक लोहे की रोड ली और इस पर एक तार को ऐसे लपेट दिया। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसे लपेट सकते हैं एक ऐसे, तो ये होते हैं, इसको बोलते हैं सर्कुलर कॉइल। इस पे हमने एक कॉइल बना दी इस तरीके से। समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर एक सिंगल टर्न है, अब ये यहाँ पर मान लो 20 टर्न्स हैं, तो n हम n टर्न्स बोल सकते हैं कि n घेरे हैं उस कुंडली में, उस कॉइल में। अभी मैं सिर्फ एक घेरे के लिए बात करूँगा, n टर्न्स के लिए, फिर हम आगे स्पेशल केस बना देंगे उसका, ठीक है। तो ये कहलाती है एक पतले तार की एक कुंडली या सर्कुलर कॉइल। समझ में आ रही बात? सपोज इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है, और करंट की डायरेक्शन कुछ भी, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज हमने बोला आई करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मुझे इस करंट के फ्लो होने की वजह से, भाई अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, बेसिक चीज़ पे आ जाओ, शुरुआत इस चैप्टर की। तो हमने बोला था कि सर जब भी करंट फ्लो होगी तो क्या क्रिएट होगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो मैंने बोला कि इस कुंडली के या कॉइल के सेंटर पर, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, एक पतला तार लिया बेटा, एक तार से ऐसा एक घेरा बना दिया। जो हमारा कड़ा होता है वो एक कुंडली है, ठीक है, तो वो एक कुंडली है, उसके अंदर सेंटर पॉइंट ये होगा, उसके उस सेंटर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है, कि इसके सेंटर पर कैलकुलेट करो। फिर और भी केस हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कि सपोज करो मैंने इस कॉइल को, कुंडली को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इसकी एक्सिस कौन होती है? तो आंसर, इसके सेंटर से आर पार जाने वाली लाइन क्या होती है? इसकी एक्सिस होती है। रोटेशनल मोशन में लास्ट 11th क्लास में हमने पढ़ा था ये, तो उस चीज़ में हम इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर हमें निकालना है, केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और सपोज इसकी रेडियस आर है, ठीक है, स्मॉल आर इसकी रेडियस मान लेते हैं। अब मैं ये तो जानता हूँ कि ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट बन गया, पूरा एक सर्कल बन गया एक वायर का। सर्कल के लिए हम नहीं जानते, लेकिन आपने एक बात बताओ, छोटे से लाइन सेगमेंट के लिए कोई भी एक वायर था, उसके एक छोटे से टुकड़ा डीएल माना था, उस डीएल टुकड़े के लिए बायो सावर्ट लॉ से आपने क्या निकालना सीखा था? मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। तो अब वो बायो सावर्ट लॉ अगर मुझे अप्लाई करना है तो कर सकते हैं क्या यहाँ? तो आंसर है सर्कुलर में तो नहीं कर सकते, तो आंसर है सर्कुलर को तोड़ लो, छोटे टुकड़े बना लो। भाई हम क्या करते थे, देखो आपने वन डायमेंशनल मोशन 11th क्लास में पढ़ा था, एक विमीय गति। तो हमारी जो गति की समीकरण है वो किसके लिए है? वन डायमेंशनल मोशन के लिए है। जब हम बोलते थे 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन है, तो उसमें हम कभी भी अपने लॉ या अपनी इक्वेशन कैसे लगाते थे? तो आंसर है उनको कंपोनेंट बना के, उनको तोड़कर हम 3 डायमेंशन को अलग अलग वन डायमेंशन में बनाते थे। इस तरह से पढ़ते थे, आई जे के अलग अलग पढ़ते थे। सिमिलरली जब भी हमारे पास कोई रूल अप्लाई करना होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए उसके कंपोनेंट या टुकड़े बना लेते हैं क्योंकि इसी को तो हम फिजिक्स का लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ना, ठीक है। तो सपोज मैं अगर कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा लूँ, आई गेस मैं ये ले लेता हूँ, सपोज ये टुकड़ा मैंने ले लिया इस कॉइल का, एक छोटा सा पार्ट इस सर्कमफेरेंस का, क्या ये लगभग सीधे टुकड़ा लाइन जैसा है? तो आंसर हाँ, ये तो एक लाइन सेगमेंट जैसा दिख रहा है आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीएल लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ऐसे मिलाऊंगा तो ये परपेंडिकुलरली, क्योंकि रेडियस हमेशा आर जो रेडियस होती है वो हमेशा कैसे मिलती है? सर्कमफेरेंस को, परिधि को। तो आंसर है 90 डिग्री पर कट करती है, तो ये 90 डिग्री कट हो गया, ठीक है।
करंट इसमें आई फ्लो हो ही रही है ऐसे। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अब मुझे ये बताइए कि इस छोटे से टुकड़े dl की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आंसर है होगा सर। कितना होगा? तो बोल दो dB होगा। और कितना dB का फॉर्मूला क्या होगा सर? म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। व्हाट इज r? डिस्टेंस। अब dl ठीक है, टुकड़ा हो गया, आई करंट होगी, 4 पाई r हो गया। थीटा क्या है? याद करो बायो-सावर्ट लॉ में थीटा क्या था? dl छोटा सा पार्ट था और किसी पॉइंट P पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, सपोज ये वो पॉइंट है, तो dl और r के बीच का एंगल था थीटा। dl और r के बीच का एंगल, तो dl और r के बीच का एंगल, दिस इज dl और ये r रहा। कितना एंगल है बेटा यहाँ पे? तो आंसर है सर यहाँ तो एंगल है 90 डिग्री, है कि नहीं है? ओके, अब क्या करो, dl साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू तो आंसर है 1 हो जाएगी, dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब इतने छोटे से की वजह से, dl टुकड़े की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो सर पूरे की वजह से निकालना है, तो पूरे की वजह से कितना होगा? तो पूरा कैसे निकालते हैं अपन? छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दो। छोटे छोटे टुकड़े कैसे जोड़ते हैं? आंसर इंटीग्रेशन कर दो। टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको b लिख देंगे। इंटीग्रेशन में देखो कांस्टेंट चीज़ें बाहर निकाल लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट नहीं बदलती, 4 पाई नहीं बदलता, और हर जगह r रेडियस भी नहीं बदलता, तो ये इंटीग्रेशन dl। हाँ, dl जो है छोटे छोटे dl को जोड़ते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, dl जोड़ा फिर dl जुड़ कर। अब dl का इंटीग्रेशन छोटे टुकड़े बेटा जोड़ते जोड़ते और वापस यहाँ तक आ गए, पूरा एक सर्कल बनाना है। छोटे छोटे टुकड़ों को सबको इंटीग्रेट करके जोड़ दो, क्या आएगा? तो आंसर है ये होती है आपकी सरकमफेरेंस, परिधि। वो कितनी होती है? ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r स्मॉल r, दैट इज 2 पाई r। 2 पाई r आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर है सर 2 पाई r आ जाएगा। बस यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही आएगा। 2 पाई से ये कट जाएगा, पाई 2 आ गया, 2r स्क्वायर, नहीं r से r कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा रिजल्ट? तो आंसर यही आएगा। तो बड़ा सिंपल डेरिवेशन था, बस बायो-सावर्ट लॉ छोटे से टुकड़े के लिए लगा, इंटीग्रेशन कर दो पूरे के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा आता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल छोटा सा केस और पढ़ेंगे कि इसी में फर्स्ट केस में सेंटर पर निकालना है, तो अब पूरे सर्किल की वजह से ना होकर एक आर्क हो या चाप हो। ठीक है, मेरे पास सपोज आप समझ जाएंगे डायग्राम से, ये ऐसे, ठीक है, मैंने ये वही पॉइंट O है, अपना सेंटर है, ये रेडियस R है, ये जो है अपना, ये जो है सपोज आर्क हमने ली dl, ठीक है, ये पूरी कोई आर्क है, dl एक छोटा सा पार्ट था, dl की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला अभी हमने जस्ट हमने पढ़ा कि वो आता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इतना आता है। ठीक है, साइन 90 तो हो चुका। अब ये इतना चाप इतना बड़ा है, सपोज ये एंगल बनाता है सेंटर पे थीटा। ठीक है, अब हम थीटा की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। देखो पूरी एक सर्कल बन रहा था जब, तो क्या लिख दिया था इंटीग्रेशन dl का 2 पाई r, बट अब ये इतना सा है तो 2 पाई r तो लिख नहीं सकता इसको, तो ये dl मुझे अगर पता नहीं है, थीटा पता है, तो अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, एंगल क्या होता है? तो आंसर है सर आर्क अपॉन रेडियस। और अब क्या यार मुझे आर्क की लेंथ चाहिए क्योंकि dl चाहिए, तो क्या आ जाएगा? एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल क्या है? थीटा, और रेडियस क्या है? r, तो आर्क की जगह थीटा इंटू r लिख सकता हूँ कि नहीं? ये पूरा dl इतना बड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्यों क्या लिख सकता हूँ? ये थीटा इंटू r। तो अब कंप्लीट b, इस आर्क की वजह से इस O पॉइंट पर b कितना आएगा इस चाप की वजह से? तो आंसर है म्यू नॉट आई इंटू dl का इंटीग्रेशन, मतलब पूरा dl इतना, क्या लिखें? थीटा इंटू r 4 पाई r स्क्वायर। एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया किसी, अब जबकि अपनी जो कुंडली या कॉइल है वो कंप्लीट होगी जब तो उतना आएगा, अगर उसका कोई टुकड़ा लेंगे तो इतना आएगा बेटा। अब ये जो आर्क होती है वो रेडियस, आर्क जो है वो सेंटर पर क्या बनाता है? एंगल बनाता है, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने देखी, तो कंप्लीटली इतना बनेगा, किसी आर्क की वजह से इतना बनेगा, राइट। तो आप लोग अब आगे बढ़ेंगे, ये हुआ इसके सेंटर पर, अब आगे पढ़ेंगे इसके एक्सिस पर। तो अगले क्लास के लिए आप रेडी रहें। थैंक यू।